बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि दुबई में जो इस वक्त ये सारी एलीट इकट्ठी हुई है, पॉलिटिकल एलीट कहें इसको, नवाज़, जरदारी, मरियम, बिलावल, इनकी जो मुलाकात हुई है ये एक नाकाम तरीन मुलाकात आप इसको कहें और मामलात इसके अंदर तय नहीं हो सके। कुछ तफसीलात, अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इस मुलाकात के अंदर क्या जो है वो हुआ है और क्या क्या मामलात इस मुलाकात के अंदर डिस्कस किए गए और क्या क्या मामलात हैं जिनके ऊपर जो इतफाक़ है वो नहीं हो सका और एक दूसरे का गिरेबान ही ये आइंदा इंतखाबात में पकड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक बड़ा सियासी ग्रुप जो कि बनाया गया था इलेक्टेबल्स के साथ मिलाकर, और इस ग्रुप के हवाले से कहा जा रहा था कि बल्कि ये ख़ुद ग्रुप कह रहा था जी कि ये इत्तेहाद करेगा नून लीग के साथ और उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि ये इत्तेहाद भी मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने जा रहा है और इसका भी बाकायदा तौर पर जो ऐलान है वो किया जा चुका है। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, दुबई में जो मुलाकात हुई है उस पर मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये भी सवाल कर रहे थे कि आखिर दुबई में ऐसा क्या है, दुबई में ये जो मुलाकातें हैं ये क्यों की गई, क्योंकि इन मरियम को पाकिस्तान से दुबई जाना पड़ा, जरदारी और शहबाज जो हैं बिलावल वो भी दुबई गए और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी लंदन से दुबई गए। तो आखिर दुबई में ऐसा क्या है, दुबई में ये जो मुलाकातें हैं वो क्यों की गई? इसकी जो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मीडिया था इस मीडिया से इन्होंने ये जो मुलाकातें थीं इसको दूर रखना था, क्योंकि लंदन में या किसी और मुल्क में अगर इस तरह की मुलाकातें की जाएं तो जिस तरह का माहौल लंदन में है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जो मीडिया कवरेज है उसकी इजाज़त रहती है, आप मीडिया कवरेज भी करते रहते हैं। इवन के नवाज़ शरीफ की जो रिहाइशगाह है उसके बाहर तो वैसे ही मीडिया रहता है और जैसे ही वहाँ पर कोई हलचल होती है, कोई मुलाकात होती है, शायद खकान अब्बासी पिछले दिनों गए थे मुलाकात करने, तो उनका भी जब वो मुलाकात करके बाहर निकले तो मीडिया ने जो है वो उनको भी पकड़ लिया। लेकिन दुबई में इस तरह का जो सीन है वो नहीं है। तो एक तो इन मुलाकातों का जो मकसद था वो ये था कि ख़ुद को इन्होंने मीडिया से दूर रखना था, और दूसरे नंबर पर यह थी कि ये सिर्फ इतनी ही मुलाकात नहीं थी कि सिर्फ नवाज़ और जरदारी मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा भी और बहुत सारी जो मुलाकातें थीं वो यहाँ पर होना थी। इस वजह से ये ज़रूरी था कि इन मुलाकातों को मीडिया से दूर रखा जाए ताकि उस तरह से जो रिपोर्ट है वो चीज़ें ना हो सकें और खुफिया तौर पर ये जो मुलाकातें हैं वो की जा सकें। और फिर इसके अलावा जो कुछ सियासी एक्टिविटीज़ की जानी थी उसमें यहाँ से बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने मुलाकात करनी थी नवाज़ शरीफ से। तो एज़ कम्पेयर टू लंदन, दुबई एक आसान डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप सुबह गए और शाम को वापस भी आ गए और जो मुलाकात है वो भी कर ली। तो इस वजह से एक तो ये जवाब मैं आपको देता चलूँ, तो इस वजह से ये जो मुलाकात है वो दुबई में रखी गई। अब दूसरी तरफ दुबई प्लान क्या है, दुबई में जो मुलाकात हुई है इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, किन नुकात के ऊपर बुनियादी तौर पर ये जो मुलाकात है वो हुई है। तो बेसिकली तीन अहम पॉइंट्स थे जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं। इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो की गई है और इत्तफाक इनमें नहीं हुआ। कौन से तीन पॉइंट्स थे? इनमें एक तो ये था कि जो असम्बलियों की तहलील है वो कब की जानी है, यानी कि मुस्लिम लीग नून की इस वक्त ये ख्वाहिश है कि जो असम्बलियों की तहलील है या जो इलेक्शंस हैं उनको आगे ले जाया जाए, उनको अगले साल पर ले जाया जाए, यानी कि वो मार्च तक इंतखाबात को ले जाना चाहते हैं। और जो इसकी रीज़न है वो साफ़ है कि वो मज़ीद टाइम गेन करना चाहते हैं। और इसमें यहाँ तक भी कहा गया पीपल्स पार्टी से कि हम जो असम्बलियाँ हैं वो 9-10 को तहलील कर देंगे और इसमें हमें क्या होगा कि मज़ीद 3 जो माह हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दें, यहाँ पर तो इनकी बदनीयती बिल्कुल साफ़ है ना कि आप 1-2 रोज़ पहले असम्बली तहलील कर रहे हैं, या तो ऐसे हो ना कि 1 साल पहले आपने कर दी हो जिस तरह इमरान खान साहब ने की हैं, तो उससे ये होता कि चले ठीक है 1 साल पहले कर दी हैं। तो अब ये 2 दिन पहले करने का मकसद ये है कि 1 महीना इनको और मिल जाए, क्योंकि अगर वक्त से पहले हो जाएँ तो फिर इलेक्शन करवाने के लिए जो टाइम होता है वो 60 दिन की बजाय 90 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। तो इसमें ये चाहते हैं जी कि हम 9-10 को ही अगर असम्बलियाँ तहलील कर दें तो फिर उसके बाद हमें 3 माह मिल जाएंगे
और 3 माह मिलने का मतलब ये होगा कि नवंबर में जाकर हमारे पास टाइम होगा इलेक्शन का, और नवंबर में जाकर इलेक्शन होंगे। और उस सूरत में इनकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि एक तो सितंबर में जाकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और इवन के सितंबर का भी आधा महीना इनके पास होगा। तो नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए जो कोशिश की जा रही है, एक तो ये जो नाअहली 5 साल के लिए इन्होंने मुकर्रर कर दी और वो भी नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता बनाया, तो फिर उसके बाद इनका ये ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, जो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, वो रिटायर हो चुके होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस होंगे, और उनसे इन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं कि फिर जाहिर सी बात है कि एक तरफ इन्होंने वो, हालांकि वो आइनी तरमीम थी लेकिन इन्होंने कानून बना दिया, उसमें भी ये है कि वो आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के ज़रिए ही आप ये तरमीम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने खैर कानून पास करवा लिया। तो उसमें ये इनका ख्याल है कि फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे और नवाज़ शरीफ का मज़ीद वापसी का जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा, और वो सितंबर अक्टूबर में वापस आ जाएंगे, और फिर उसके बाद इलेक्शन की जो कंपेन है वो भी चलाई जाएगी, और फिर उसके बाद जाकर हम कहीं इलेक्शंस में जाएंगे। तो ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून का एक प्लान है, उनकी एक ख्वाहिश है। लेकिन दूसरी तरफ और इसमें ज़ाहिर सी बात है अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो फिर असम्बलियाँ अगर 9-10 को तहलील हुई तो उस सूरत में नवंबर में तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं जी कि ये थोड़ा सा मज़ीद इसको आगे ले जाया जाए और अगले साल तक ले जाया जाए, ताकि ये सारा जो मामला है नवाज़ शरीफ वाला इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया जाए। लेकिन इस नुक्ते के ऊपर आसिफ जरदारी जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, और उनका ये कहना है कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होंगे और हम इलेक्शंस में डिले नहीं चाहते। और जो उसकी रीज़न है वो भी बिल्कुल साफ़ है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा इस वक्त उठा सकता है, आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है इलेक्शंस में। और अगर इलेक्शंस डिले हुए, इमरान खान को भी अगर वक्त मिला और वो बाउंस बैक उन्होंने किया, और फिर उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त बिल्कुल ही दीवार के साथ उन्होंने इस तरीके से लगी है कि वोटर उनके पास बिल्कुल है नहीं, तो अगर नून लीग को भी बाउंस बैक करने का मौका मिल गया तो फिर उस सूरत में पीपल्स पार्टी का जो पता है वो साफ़ हो जाएगा। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस में किसी तरीके से कोई जो डिले है वो किया जाए। यहाँ पर एक चीज़ नून लीग के हाथ में है कि वो अगर 2-3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उस सूरत में 90 दिन का वक्त मिल जाएगा, तो वो चले एक एक्सेप्टेबल हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन ज़्यादा प्रोलॉन्ग करना, यानी कि 6 महीने तक ले जाना, ये पीपल्स पार्टी को ना सूट करता और ना ही पीपल्स पार्टी इसके ऊपर मान रही है। और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, इलेक्शंस जो हैं वो हम वक्त पर ही चाहते हैं। तो एक तो ये जो नुक्ता है वो हो गया। दूसरे नंबर पर इस वक्त जो दूसरा पॉइंट डिस्कस हुआ वो हुआ था सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, यानी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट कर ले पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ। और इस हवाले से जो उनके अहम रहनुमा जो पंजाब से लड़ते भी हैं, जिनमें कमर ज़मान कायरा का भी नाम है, इनकी सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने नून लीग को कहा, लेकिन नून लीग इस मामले के ऊपर नहीं मान रही। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि ज़ाहिर सी बात है अगर कमर ज़मान कायरा अपना लास्ट इलेक्शन हारे थे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती थी, वो जो हल्का था उनका, तो वो जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को वो किस जगह से लड़ाएंगे और वो अपना हल्का कैसे छोड़ दें, और वो उनकी पक्की जीती हुई सीटें हैं वो किस तरह से, जो कि मुस्लिम लीग नून समझती है, हालांकि इन इंतखाबात में उनको समझ लग जाएगी कि वोटर जो है वो क्या करता है। तो बहरहाल वो सीट एडजस्टमेंट इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ करने को तैयार नहीं है। और ये मामला एक मरतबा पहले भी उठाया गया था, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्लैश हुआ था इस मामले के ऊपर भी, और मुस्लिम लीग नून ने काउंटर करने के लिए क्या किया था, उनसे कहा था कि जी अगर आप हमसे पंजाब में सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, नून लीग से कहा था, तो आप क्या करें, हमें भी सिंध के अंदर जो सीट एडजस्टमेंट है वो दें। और जाहिर सी बात है सिंध में तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल है ही नहीं, और आसिफ जरदारी की वहाँ पे हुकूमत है, तो वो वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते कि वहाँ पर अगर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, 2 सीटें उनको इधर मिल गई, 2 सीटें वो वहाँ पर कर ली, तो ये तो मामला बराबर ही हो जाएगा। तो ये दूसरा जो पॉइंट था वो डिस्कस हुआ और इसके ऊपर जो क्लैश है और जो इत्फाक है वो नहीं हो सका। तीसरे नंबर पर निगरान हुकूमत के हवाले से भी जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं कि जो निगरान सेटअप होगा वो कौन होगा, और उस निगरान सेटअप के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो हमने लगाने हैं, यानी कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरान जो काबीना है वो कौन होगी।
इस मामले के ऊपर भी आपस में जो क्लैशेस हैं वो हैं, और इसमें दो तीन नाम भी कुछ गर्दिश कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिनमें एक नजम शेठी का नाम भी था, मोहसिन बेग जो हैं उनका भी नाम इसमें गर्दिश कर रहा था। खैर इस पर कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से ये जो दो तीन नाम हैं वो गर्दिश कर रहे हैं जी कि शायद इनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो बहरहाल निगरान सेटअप के ऊपर भी कोई जो इत्तेफाक है वो नहीं हो सका, कोई जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी इस मुलाकात के अंदर। तो ये इस मुलाकात की कुछ जो अंदरूनी कहानी थी वो मैंने आपके सामने रखी है कि जो क्लैशेस हैं और जो लड़ाई झगड़ा है, और ये तो अभी वो चीज़ें हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन लेवल के ऊपर ये मामलात है, और अभी तक ये जो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से इकट्ठे थे, और अभी ये जो दुबई में गए हैं वहाँ पर भी इस वजह से ये चीज़ भी डिस्कस हुई कि इमरान खान की वजह से एक तो ये इकट्ठे हुए, और अगर ये अलग-अलग हो गए तो फिर इमरान खान तो मज़ीद जो है वो इनको रगड़ कर रख देगा और इनकी बिल्कुल जो छुट्टी है वो हो जाएगी। तो बहरहाल इंतखाबात में आप देखेंगे कि ये इससे भी मज़ीद, बल्कि उस वक्त तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने हो रही होंगी, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि ये किस तरीके से पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ती हैं। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग्स और मुलाकातों की हद तक जो इनका मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल ये उस मुलाकात का कुछ जो अहवाल है वो रहा है। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रुप एक बना था, वजूद में आया था, और काफ़ी ज़्यादा उसकी मीडिया में भी हाइप क्रिएट की गई कि पता नहीं ये जो ग्रुप है ये अब क्या करेगा, और ये ग्रुप जो है वो बस अब इमरान खान की जो नैया है वो ले डूबेगा। और फिर उसके बाद देखा कि 2-3 दिन के अंदर ये जो सारे का सारा ग्रुप था वो ठुस भी किस तरीके से हुआ, और फिर जहांगीर तरीन लंदन भी गए, कोशिशें भी हुई नवाज शरीफ से मुलाकात वगैरह की भी, सारे मामलात भी, लेकिन वहाँ पर भी इनके जो मामलात हैं वो नहीं बन सके, नून लीग के साथ भी और PDM के साथ भी। तो अब ये जो ग्रुप है वो क्या कहता है जी कि हम सीट एडजस्टमेंट किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं करेंगे, यानी कि PDM के साथ जो इनकी ख्वाहिश या कोशिशें थी कि PDM के साथ हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ से इनको इनकार हुआ, और ये ग्रुप खुद भी बुरे तरीके से पिटा। तो अब ये खुद ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम किसी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और इन्होंने अपना ही एक जो उम्मीदवार है वो वज़ीर आज़म के लिए सामने कर दिया है, और जहांगीर तरीन को बतौर वज़ीर आज़म जो है वो इन्होंने नामज़द आप कहें कि कर दिया है। अलीम खान का ये अहम बयान है, और अलीम खान की जानिब से ये कहा गया, और अलीम खान कौन है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अगला इलेक्शन जो है वो हम PDM के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और PTI के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे, क्योंकि अवाम इन दोनों के ख़िलाफ़ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जहांगीर तरीन होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद बहुत सारे लोग हमारी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अलीम खान ने यह भी कहा कि सूबे का जो इंतज़ाम है वो उस्मान बुज़दार के पास नहीं, फरागोगी के पास था। अच्छा, ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद जो एक इन्होंने तनकीद करनी है वो इनकी जानिब से की गई। तो बहरहाल जो दो मेन बातें थी वो ये कि इन्होंने अपना जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ले आए, और दूसरे नंबर पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो ये नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा जो ग्रुप था वो भी इनसे अलहदा हो चुका है, मुस्लिम लीग नून से कहें या PDM से कहें। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, और ये ख़बर है अली मोहम्मद ख़ान साहब के हवाले से। और अभी तक अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रहे, और इसी वजह से वो जेल से भी नहीं छूट रहे, हालांकि बार बार उनकी ज़मानतें हो रही हैं, और अब ये गालबन उनकी 6ठी के 7वीं मरतबा उनको रिहाई मिली है, और रिहाई के बाद वो दोबारा गिरफ़्तार हुए हैं। डिटेल्स के मुताबिक नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद ख़ान को गैर कानूनी भर्तियों के केस में जो उनकी ज़मानत है वो मंजूर की थी। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक अली मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ महकमे में एक और मुकदमा दर्ज है। इन पर मुख्तलिफ ठेकों में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। इससे कबल पेशावर की अदालत ने साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान की ज़मानत मंजूर की थी। एंटी करप्शन अदालत ने 80,000 रुपये के मुचलकों के इवज़ अली मोहम्मद ख़ान की रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान जुडिशल रिमांड पर मर्दान जेल में थे। इन पर गैर कानूनी भर्तियों और ख़जाने को 23 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। तो बहरहाल इनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया। जो रीज़न है वो भी साफ़ ही है कि इनसे भी कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लें
और पीटीआई से अलहदा हो जाएं। पीटीआई से अलहदा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी और आप भी बाकी लोगों की तरह जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप आराम से अपने घर पे जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये डटे हुए हैं, नहीं मान रहे और इसी वजह से 6-7वीं मरतबा जो इनकी गिरफ्तारी है वो डाली गई है। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।